बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि FBR ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो रियल एस्टेट है जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी आ जाते हैं, बिल्डर, डेवलपर और हाउसिंग अथॉरिटीज़, ये सारी जो लोग हैं ये विदाउट सर्टिफिकेशन जो है FBR से सर्टिफिकेशन के बग़ैर ये बिज़नेस नहीं करेंगे। जब तक ये फाइलर नहीं बनेंगे बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। और उसके साथ ही मैंने एक अपडेट दी थी कि 40 के करीब जो सिटीज़ हैं उसके अंदर FBR ने जो रेट लिस्ट है प्रॉपर्टीज़ की वो रिवाइज़ कर दी है। तो इस पे मैंने वीडियो करनी थी और बहुत लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि इसके बारे में आप जो नई रेट लिस्ट है, DC रेट लिस्ट वो कह रहे थे कि वो आप उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो मैं जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे आइडिया था कि जितना ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हुआ है तो शायद ये रिवर्स हो जाए। तो मैं वेट कर रहा था और ये लास्ट डे जो है ये रिवर्स हो गया फ़ैसला। रिवर्स तो नहीं कह सकते हैं आप, ये सस्पेंड हो गया 16 जनवरी 2022 तक। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी लोगों को, शायद कुछ लोगों को आप में से आइडिया हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि मेजॉरिटी लोगों को आप में से पता ही नहीं है कि ये रेट लिस्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद आप पे कौन सा टैक्स लगना था और आपको कितना लॉस होना था, फ़ायदा होना था, लॉस होना था, कुछ आपको आइडिया ही नहीं है। बस एक हवा बनाया गया है और उसके बैक एंड पे जो नॉलेज था कोई नहीं लोगों के पास, और ना ही प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट वालों की तरफ से इस तरह की वीडियोस बनाई गई। ये तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बना दी कि जी रेट्स बढ़ा दिए, FBR ने रेट्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ जाएगा जिससे रियल एस्टेट तबाह हो जाएगा, पहले ही काम कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी महंगी हो गई है तो ये नए टैक्स लगा दिए हैं और इससे पता नहीं क्या तूफ़ान आ जाएगा। तो रियलिटी कोई बता ही नहीं रहा था कि एक्चुअली ये टैक्स है क्या और क्या इसका नुकसान क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में एक अवेयरनेस दे दूं ताकि आप लोगों ने आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आपको बेसिकली ये चीज़ें पता तो होनी चाहिए। ज़रा आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का आप एक काम करने जा रहे हो तो उसकी बेसिक नो हाउ तो होनी चाहिए। मैं पहले भी वीडियोस के अंदर आपको अवेयरनेस देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो लेजिस्लेशंस होती हैं, जो भी रूल्स होते हैं सोसाइटीज़ के हों, LDA के हों या किसी और, या FBR के हों या TMS के हों, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनके बारे में आपको अपडेट्स दूँ। तो पहली बात आप ये समझ लें, 2 किस्म की लिस्टें, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। 2 तरह की लिस्टें होती हैं, रेट लिस्ट 2 तरह की होती हैं। लोग ये FBR की लिस्ट को DC रेट लिस्ट समझ रहे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोलर होता है उसकी जो लिस्ट होती है, ये उसको वो समझ रहे हैं। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है FBR की रेट लिस्ट और एक होती है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर या आप उसको कह लें कि DC रेट लिस्ट, जो कि TMA लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसको अप्लाई करता है, तहसील लेवल पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आप समझ लें कि 2 टैक्स हैं बेसिकली। FBR जो है ये फेडरल टैक्स है और जो CVT है जिसको आप कैपिटल वैल्यू टैक्स भी कह सकते हैं, जिसको आप स्टैम्प ड्यूटीज़ भी कह सकते हैं, ये कौन सा टैक्स, जिसको आप DC रेट लिस्ट भी DC रेट लिस्ट जिस पे इम्प्लीमेंट होती है, वो कौन सा टैक्स है? वो प्रोविंशियल टैक्स है। FBR कौन सा है? ये फेडरल का है, ये वफाकी हुकूमत टैक्स लगाती है। और जो स्टैम्प ड्यूटीज़ और ये CVT वगैरह, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है, वो पंजाब की हो, सिंध की हो या KP की हो, जो भी सूबा होगा उसकी ये वो टैक्स होता है। ये 2 किस्म के टैक्स पैरेलल चलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, FBR की जो रेट लिस्ट होती है ये बड़े शहरों को तो कवर करती हैं, उनके मैक्सिमम इलाकों को कवर करती हैं, लेकिन जो इस लिस्ट में जो छोटे शहर थे, जिसमें आप कह लें कि अटक वगैरह आ गया, जिसमें ये सरगोदा साइड आ गई, तो इनके जो सिटीज़ वगैरह थे तो ये सारे इसमें मौजूद नहीं थे, ठीक है। DC रेट लिस्ट के अंदर सारे आपका हर गली, हर मोहल्ला का रेट डिफाइंड होता है कि अगर यहाँ सेल परचेज़ होगी तो ये इसकी वैल्यू है पर मरला, ये प्राइस होगी और इसके अगेंस्ट टैक्स की कटौती होगी। लेकिन FBR की जो रेट लिस्ट है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो इनकी वेबसाइट पे चले जाएं
40 सिटीज़ की वहाँ पे लिस्ट मौजूद है, और कोई भी सिटी आप निकाल के अपने इलाके को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या मेरा इलाका इसमें शामिल है नहीं है। तो FBR की रेट लिस्ट जो आप कह लें कि एक तो कमर्शियल के ऊपर अप्लाई होती है, जो बड़े जो जितने भी ये 40 शहर हैं इनके जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनके ऊपर। दूसरा जो रेजिडेंशियल एरिया जो कमर्शियल के करीब होते हैं या जो पुराने एरियाज़ हैं या जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उनके ऊपर FBR की रेट लिस्ट लगती है। पूरे के पूरे सिटी के ऊपर FBR की नहीं इम्प्लीमेंट हुई होती। फिर कह रहा हूँ कि जाके आप FBR पे ये सारी 40 शहरों की लिस्टें मौजूद हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि DC रेट लिस्ट एक डिफरेंट चीज़ है। वो क्या होती है, वो हर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हर गली मोहल्ले की डिफाइंड होती है। और अब जो रेट लिस्ट रिवाइज़ की थी वो FBR ने रेट लिस्ट डिफ़ाइन की थी, वो DC रेट लिस्ट रिवाइज़ नहीं हुई थी। चाहे जाए कि अभी सुनने में आ रहा है कि DC रेट लिस्ट भी रिवाइज़ होगी, क्योंकि अब 3 रेट हैं बेसिकली, अब समझें। एक FBR रेट लिस्ट, दूसरी DC रेट लिस्ट, और तीसरा जो एक्चुअल मार्केट रेट होता है वो। अच्छा, FBR जो रेट लिस्ट है इसकी बेस पे कौन सा टैक्स कटता है और DC रेट पे कौन सा टैक्स कटता है, ये भी समझ लें। ये पता ही नहीं है किसी को, बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस होगी, ना ही ये डीलर्स वगैरह आपको बताएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। जो FBR रेट लिस्ट है ये किस लिए यूज़ होती है, ये 2 किस्म के टैक्सेस के लिए यूज़ होती है। पहला टैक्स कौन सा है, ये है एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होती है। और दूसरा किसके लिए यूज़ होती है, ये कैपिटल गेन टैक्स। ये 2 किस्म के टैक्स हैं। जो एडवांस इनकम टैक्स है, जिसको आप विद होल्डिंग टैक्स भी कह सकते हैं, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, यानी कि एक सेलर के लिए, एक बायर के लिए। इनकी क्लास है 236C जो है वो सेलर के लिए आ जाती है, 236K जो है वो बायर के लिए आ जाती है। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो 371A जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट होता है गेन टैक्स पे। अब FBR का जो ये एडवांस इनकम टैक्स है, ये क्या चीज़ है, अगर सादा अल्फाज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये आप समझ लें। मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, उस पे जो एडवांस इनकम टैक्स होगा जो मुझे भी पड़ेगा, सेलर को भी पड़ेगा। सेलर ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, उसको भी 1% पड़ेगा। कब, अगर वो फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर होगा तो उसको 2% पड़ेगा, फाइलर होगा तो 1%। इसी तरह मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेलर से ख़रीदी है, मुझे भी 1%, अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझे भी 1% ये टैक्स पड़ेगा, और नॉन फाइलर हूँगा तो 2%। यानी कि आप ये कह लें कि मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, तो अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझे 1 लाख रुपया, 1% कितना बनेगा, 1 लाख रुपया मुझे फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह कोई अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको भी 1% पे करना पड़ेगा। एक बंदा जी वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, अब उस पर इनकम एडवांस इनकम टैक्स तो लग गया। अब दूसरी बात मैंने की थी कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या चीज़ है, कैपिटल गेन टैक्स उसी वक्त आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रॉपर्टी मैंने अभी जून 2021 के अंदर मैंने ख़रीदी 1 करोड़ रुपए की, जो है ना वो मैंने सेल की जून 2021 में। एक प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ रुपए की सेल की, और जो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी थी ये मैंने ख़रीदी थी 50 लाख रुपए की। अब जो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉपर्टी में गेन हुआ, वो कितना हुआ, 50 की ख़रीदी, बेची कितने की, 1 करोड़ की, 50 लाख का मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मुझे मेरा कैपिटल गेन जो है, मेरे जो एसेट था, जो असासा था, वो 50 लाख रुपया बढ़ गया। अब उस पे मुझे, अब जब मैं ये इस साल का ये सितंबर अक्टूबर में जाके अगले साल ये जो मैंने इसको करना था, सितंबर अक्टूबर नवंबर जो अभी डेडलाइन गुजरी है, इसमें जब मैंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा या जो किया तो उसके अंदर मैं इसको मेंशन करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने ये जो 50 लाख वाली मेरी प्रॉपर्टी थी ये मैंने 1 करोड़ की बेची। तो वो कहेंगे कि जनाब आपने तो 50 लाख इस पर प्रॉफिट अर्न किया है, आपने गेन किया है, तो इस पर आपको
एक फ्यू परसेंटेज जो है वो आपको टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। अब जो ऑर्डिनेंस है हमारा 2021 का फाइनेंस ऑर्डिनेंस, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रॉफिट होता है 5 मिलियन का, यानी कि 50 लाख रुपए तक का मुझे अगर प्रॉफिट होता है प्रॉपर्टी बेचने पे, तो मुझ पे टैक्स लगेगा 3.5%, ठीक है। और अगर मुझे जो है प्रॉफिट होता है 10 मिलियन का, 1 करोड़ रुपए का, तो मुझ पे टैक्स लगेगा 7.5%। और इसी तरह 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक अगर होगा तो वो 10% तक लग जाएगा, और उससे ऊपर चले जाएँ 12.5। तो ये स्लैब्स हैं जो इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होंगी, इनके रूल जो ऑर्डिनेंस एक्ट है उसमें मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर अब मैंने 50 लाख रुपए अर्न किया, अब वो मुझे कहेंगे 3.5% आप पे टैक्स लगेगा। अब 50 लाख का 3.5% कितना बनता है, वो तकरीबन बनेगा 1,75,000 रुपया, ठीक है। अब 1,75,000 रुपया मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, बात ये नहीं है, मैंने जब अभी प्रॉपर्टी बेची तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 1 करोड़ की जब प्रॉपर्टी बेची, 1 लाख रुपया तो टैक्स मैं तब दे चुका हूँ, तो 1,75,000 रुपये मैंने दोबारा टैक्स देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख मैं एडवांस टैक्स दे चुका हूँ। अब जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा तो अब मेरे ऊपर 1,75,000 रुपये का गवर्नमेंट कैरी टैक्स आ रहा है, तो मैं कहूँगा जनाब ये एडवांस टैक्स की फॉर्म में 1 लाख मैं ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूँ। वो 1,75,000 में से वो 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 75,000 रुपये। अब मैंने गवर्नमेंट को सिर्फ जो 50 लाख की मेरी एसेट गेन हुआ है उस पर सिर्फ मैंने 75,000 रुपये टैक्स पे करना है। तो ये बेसिकली एक पूरी सूरत हाल है, और ये इस तरह ये टैक्सेशन होती है। इसके अलावा अब वो डीसी रेट वाला टैक्स कहाँ पे अप्लाई होगा? डीसी रेट वाला, वो जो आप स्टैम्प ड्यूटीज़ पे करते हैं, वो उसकी भी परसेंटेजेस गवर्नमेंट ने दी हुई है, 5% है, ये समथिंग है। तो वो भी एक मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको पूरी समझा दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो एक अलग चीज़ है। वो कौन सा टैक्स होता है? जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डीसी रेट के अकॉर्डिंग आ रही होती है। फॉर एग्जांपल जी, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी आ रही है और गवर्नमेंट आपको कहती है जी इस पर 5% टैक्स है, तो 5% कितना बनेगा? 50,000 रुपये आपने वो उस पर अलहदा पे करना होगा। फेडरल FBR का टैक्स, ये जो फेडरल टैक्स है, ये अलहदा चीज़ है, डीसी के ऊपर अलहदा चीज़ है। अच्छा, इस वक्त हमारा जो भी लेन देन चल रहा होता है वो FBR की रेट लिस्ट और डीसी रेट लिस्ट पे हो रहा होता है, जबकि मार्केट वैल्यू जो आप एक एग्रीमेंट करते हैं बेचने वाले और ख़रीदार के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो तो मालियत बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जो टैक्स पे कर रहे होते हैं वो बहुत कम अमाउंट पे कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है, FBR ने भी ट्राई की है, आगे डीसी रेट लिस्ट भी रिवाइज होने जा रही है कि जो मार्केट वैल्यू और इन दोनों लिस्टों का फ़र्क है ना उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि एक्चुअल जो सेलिंग बाइंग हो रही है गवर्नमेंट को वो भी पता हो, और जो गवर्नमेंट का राइट बनता है वो अपना टैक्स उस पर ले। अच्छा, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो पहले FBR की रेट लिस्ट थी, अगर मैं बड़ी सोसाइटी है बहरिया टाउन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो इनका LDA से अप्रूव सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो रेट चार्ज हो रहा था पर मरला वो था 7.5 लाख रुपया। अगर मैं 10 मरले का वहाँ प्लॉट लेता हूँ तो वो मुझे गवर्नमेंट रेट FBR के रेट के मुताबिक पड़ रहा है 75 लाख रुपए का। तो उस पर 1% जब मैंने एडवांस इनकम टैक्स देना है वो कितना बनेगा? 75 लाख पे वो बनेगा 75,000 रुपया। लेकिन जो इनकी नई रेट लिस्ट आई है उसमें इन्होंने क्या किया, 100% से ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ कर दिया रेट लिस्ट में। पर मरला जो रेट था ना FBR ने वो इंक्रीज़ कर दिया। वो कितना कर दिया? वो 7.5 लाख से बढ़ा के वो कर दिया 17.5 लाख रुपया, यानी कि सीधे ही 10 लाख का जम करवा दिया। तो अब मेरा 10 मरले का प्लॉट जो गवर्नमेंट के कागज़ों में उसकी मालियत हो गई है वो हो गई है 75 लाख से बढ़ के 1,75 लाख रुपया, ठीक है, 175 लाख। तो अब इस पे जो मुझे टैक्स पड़ेगा, पहले मुझे 75,000 रुपया 1% के हिसाब से पड़ रहा था, अब मुझे बनेगा 1,75,000 रुपया टैक्स, यानी कि अब मेरा 1 लाख रुपया टैक्स का इंक्रीज़ हो गया एडवांस इनकम टैक्स की फॉर्म में।
अच्छा, अब ये क्या इतना बड़ा टैक्स है कि इससे प्रॉपर्टी की सेलिंग एंड बाइंग रुक जाएगी? और जो प्रॉपर्टी डीलर्स कह रहे हैं, जितना रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, वो उन्होंने एक जो है ना मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, ये टैक्स तो इम्प्लीमेंट ही वहाँ है जो अप्रूव जगह है, जो TMA के अंडर आती है, जो LDA के अंडर आती है, वहाँ पे ये रेट्स इम्प्लीमेंट है। और वहाँ की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर मैं सिर्फ लाहौर ही लेता हूँ, बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं, यहाँ पे जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर जो बिज़नेस हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वो तो ना होने के बराबर है। वहाँ पे अगर कोई सेलिंग बाइंग हो रही है तो वो जेन्युइन हो रही है। एक जेन्युइन बंदा बेच रहा है, किसी को ज़रूरत है, और जेन्युइन ही बंदा ख़रीद रहा है जिसने घर वगैरह बनाना है। तो वहाँ पे सेल परचेज, जैसे बैरिया टाउन की भी मैं बात करता हूँ, जो इनके सेक्टर LDA से अप्रूव हैं ABCD, तो वहाँ पे सेल परचेज तो वैसे ही बहुत कम हो रही है। जो जेन्युइन लोग हैं सिर्फ वो कर रहे हैं। और जिस बंदे ने जेन्युइनली 1.5-2 करोड़ का प्लॉट ख़रीदना है, घर बनाना है, कोठी बनानी है, तो क्या वो 1 लाख रुपया टैक्स के लिए वो प्लॉट लेना छोड़ देगा, जो ऑलरेडी 2.5 करोड़ रुपये पे कर सकता है? और जो अच्छा सिर्फ 1 लाख रुपये नहीं, वो सोसाइटी को भी 8 से 10-12 लाख रुपया ट्रांसफ़र फीसिस, पोजेशन, यूटिलिटी के नाम के दे रहा है। तो उसको 1 लाख रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता। जो 2.25 करोड़ रुपये दे रहा है वो 1 लाख भी दे लेगा। तो ये मगरमच्छ के आंसू थे कि जनाब इससे रियल एस्टेट तबाह हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन तकरीबन पिछले 1 साल में, मैंने लास्ट वीडियो भी की है, 80 to 85% प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। और अगले 2-3 महीने की भी मैंने प्रिडिक्शन की थी कि क्या होने जा रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या लोगों ने घर बनाने छोड़ दिए? नहीं छोड़े, लोग फिर भी धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो क्या लोगों ने यहाँ प्लॉट लेने छोड़ देने थे? प्रॉपर्टी सेल परचेज बंद हो जानी थी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना था। खैर, पूरे मुल्क में एक प्रेशर इतना डेवलप हुआ कि FBR ने कहा जी हम अपना जी जो लिस्टें हैं वो रिवाइज़ करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के जो हम मामला तय करते हैं। अच्छा, दूसरी मज़े की एक और बात बताऊँ, जैसे ही ये काम हुआ तो ज़ाहिर है इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टर अब पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर तो वहाँ पे पैसा पहले ही नहीं इन्वेस्ट कर रहा, प्रॉपर्टी डीलर्स तो उनका पैसा ही वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो LDA अप्रूव नहीं जगह होती, जो नॉन अप्रूव जगह होती है, क्योंकि वहाँ पे ये बार बार सेल परचेज़ करके एक ही प्लॉट को 10 साल में 10 दफ़ा लेते हैं, बिकवाते हैं, और बार बार वो पैसा घूमता है। अगर ये LDA अप्रूव सोसाइटी के अंदर ये काम करें तो वो शायद साल में 2 दफ़ा भी ना प्लॉट बिके, क्योंकि टैक्सेशन होती है ना वहाँ पे। आप इस लाख को छोड़ दें, खाली 75,000 भी गवर्नमेंट की टैक्सेशन होती तो वहाँ पे भी सेल परचेज ना होती। तो अब तो 1,75,000 में तो वाकई नहीं होनी थी। तो ये करते हैं नॉन LDA अप्रूव के अंदर, जो अप्रूव जगह नहीं होती है वहाँ पे इन्वेस्टर को घुसाते हैं, और क्या करते हैं वहाँ पे सेल परचेज बार बार करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आ रही होती, उस चीज़ की टैक्सेशन गवर्नमेंट को नहीं जा रही होती है। तो ये तो अपनी सारी गेम करते ही उधर हैं, इनको तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ना था। तो जिस तरह ये मगरमच्छ के इन्होंने आंसू बहाए हैं कि ये हो जाएगा, और अवाम भी बेचारी कह रही है कि देखें हमारे लिए तो बेचारे कर रहे हैं और कितना पेन ले रहे हैं, नहीं तो हम इतना टैक्स कहाँ से पे करते। भाई जो 2.25 करोड़ रुपया का प्लॉट ले सकता है ना, वो 1 लाख रुपया ऊपर भी दे सकता है। ये आप बात छोड़ दें। अच्छा, ये क्या कर, अब इन्होंने नई वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी कि जी जो नॉन अप्रूव्ड एरिया ना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये अभी जगह खाली है, यहाँ पे आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आप आएँ यहाँ पे पैसा हम आपका इन्वेस्ट करवाएंगे, यहाँ से आपको अर्निंग करवा के देंगे। तो इसका नुकसान अब क्या होना है, पहले भी नुकसान हुआ, दोबारा ये इन्वेस्टर जो बीच में आते हैं तो जेन्युइन बायर के हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। ये लोग आते हैं, रातों रात पैसा बनाते हैं, एक सट्टा खेलते हैं। मेरी लास्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं कि पूरा घोरक धंधा कैसे चलता है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारे हकाइक थे कि FBR रेट लिस्ट किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट होती थी, कौन सा टैक्स था, DC रेट क्या है, FBR क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, और कैपिटल गेन टैक्स क्या है। इनकी पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो है ना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इससे कुछ लर्न किया या नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।